आदरणीय प्रोफेसर रावत, डॉक्टर कपिल जोशी, मेरे अपने तमाम वरिष्ठ सहयोगी, मेरे विश्वविद्यालय के अध्यापक, विभिन्न संस्थानों से आए हुए विद्यार्थी और इसके अतिरिक्त अन्य अभ्यागत जो यहाँ उपस्थित हों, मैं उन सभी को संबोधित करता हूँ। जटाशंकर जी ने कहा कुछ भाषण जैसी बात, वास्तव में भाषण जैसी बात कोई नहीं मेरे लिए बची है, न मुझे देना है। लेकिन जितनी बातें हो चुकी हैं, एक तरह से कहिए उन्हीं को आधार बना के कुछ बातें कहना संभवतः ज़रूरी भी है और एक रस्म भी है, यानी मौका भी है, दस्तूर भी है। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ छोटी सी 2-4 बातें जोड़ना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सा देखने के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ पश्चिम जो है केवल एक दिन का हर एक दिवस मनाने में विश्वास रखता है, विच इज़ ए क्रिएशन ऑफ द मार्केट फोर्सेस एंड नथिंग एल्स। यहाँ तक कि फादर्स डे भी बना दिया, मदर्स डे भी बना दिया उन्होंने, जाने कौन कौन से डे, वैलेंटाइन से लेके और टूरिज्म डे तक बना दिया। खैर, जब बना दिया तो आप सबको बधाई, और आज इस बहाने ही हम यहाँ इकट्ठे तो हो गए। लेकिन वास्तविकता यह है, दिस इज ऑल ए क्रिएशन ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड नथिंग एल्स। अगर आप हमारी संस्कृति पर जाएं तो वहां इस पर्यावरण के साथ जीने की हमें आदत डाली जाती है, एंड इट बिकम्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। और उसी लाइफ स्टाइल ने हमें इस तरह से जीना सिखाया था कि जल को भी दूषित नहीं करना है, पर्यावरण को भी दूषित नहीं करना है, गंगा को माँ कहा गया है, गाय को माँ कहा गया है। ये कोई बेवकूफ़ाना दकियानूसी बातें नहीं थीं, ये बहुत सुविचारित वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट की गई बातें थीं, जिन्हें कि भारतीय समाज ने एक बहुत अरसे तक स्वीकार किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम धीरे धीरे बहकते चले जाते हैं और उसके बाद हम जो हैं फिर वापस लौटते हैं और तब कहते हैं कि हाँ, इसे बचाने की आवश्यकता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू समाज में जो जनेऊ पहनने की परंपरा है, उसमें 3 ऋण हैं, वो ऋष ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। ऋषियों का ऋण आपके ऊपर है, उन्होंने नॉलेज कंजर्व करके आपको दिया है, आप उस नॉलेज को आगे बढ़ाइए। हमेशा याद रखें, एक धागा ये बताता है। देव ऋण है, देवताओं ने आपको पृथ्वी, जल, वायु ये सब कुछ दिया है, इसको आप खराब न करें, इसे कंजर्व करें और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें। बेहतर तरीके से न सही तो कम से कम जैसा आपने पाया था उससे बहुत ज़्यादा बदतर न हो, करीब करीब उसी लेवल पर उस पर्यावरण को आप उन्हें पास ऑन कर सकें। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, कि पिता ने आपको जन्म दिया है तो आप अगली संतति समाज को दें जो कि अच्छी प्रकार की संस्कृति हो। गंगा को हमने माँ क्यों कह दिया? कोई वजह तो होगी, कोई तो कारण होगा कि कम से कम अभी से गंदा मत करो, अभी से खराब मत करो। यानी ये हमारी जीवन शैली का एक अंग रहा है। कोई अलग से पर्यावरण कंजर्वेशन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक प्रकरण और है जिसमें कि वो भीम का पोता बर्बरीक जो है वो अपने दादा को मार डालता है और उसके बाद उनके मृतदेह को फेंकने जा रहा है, तो वहाँ कृष्ण आ जाते हैं, कहते हैं भाई तुमने इसे क्यों मार दिया, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे दादा हैं? बोले दादा हो कोई भी हो, इनको मारी डालना चाहिए क्योंकि इन्होंने जल गंदा किया है। और वहाँ श्लोक है मलम मूत्रम पुरीशम वा, मुझे पूरा याद नहीं है, उसमें वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना इस तरह से जल को गंदा करे, जल में इस तरह से मलमूत्र का विसर्जन करे, उस व्यक्ति के लिए एकमात्र दंड हो सकता है और वो है मृत्युदंड, और कोई भी मृत्युदंड, कोई भी दंड उसके लिए नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का दंड होना चाहिए। यानी मैं आपको एक बार फिर वहां ले जाना चाहूंगा जहां जाने की आपको सख्त जरूरत है। गो बैक टू योर बेसिक्स, गो बैक टू योर ओन गोल्डन पास्ट, और वहां आपको बहुत कुछ मिलेगा। और उससे अगर उस हिसाब की जीवन शैली के साथ आप जीना शुरू करेंगे तो पर्यावरण स्वतः कंजर्व होता चला जाएगा। पर्यावरण के लिए अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टूरिज्म के द्वारा पर्यावरण को ध्वस्त किए जाने की जो बात है, जिस पर बहुत विस्तार से डॉक्टर कपिल जोशी जी ने कम्युनिटी होम्स की बात कही, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कही, रूरल टूरिज्म की बात कही, इसमें भी मैं एक कपिल जी की इजाज़त से एक चीज़ जोड़ देना चाहूँगा, और वो है अ वर्ड ऑफ कॉशन। महाराष्ट्र में ये हो चुका है और बहुत व्यापक रूप से महाराष्ट्र में विलेज टूरिज्म इस तरह का स्टार्ट किया गया था, जो थाईलैंड का एग्जाम्पल अभी आपने दिखाया था। लेकिन इसमें होता क्या है, जो रूरल फोक्स हैं वो अपनी अर्निंग का मेन सोर्स उसके बाद टूरिज्म को मान लेते हैं, एंड दे गेट डाइवर्टेड फ्रॉम
the basic thing to which they are attached to। माने जो ये एग्रीकल्चर का अपना जो काम है या सामान्य रूप से किया जाने वाला काम है, उस काम से अपने को डिविएट कर जाते हैं और डिविएट करके यानी उस पर बहुत ज़्यादा अंकुश रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा वर्ड ऑफ कॉशन, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि उस पर जब कभी भी हम विलेज टूरिज्म जैसी बात करें तो विलेज टूरिज्म में ये ज़रूर ध्यान रखें कहीं ऐसा न हो कि वो गांव वालों की कमाई का प्राथमिक जरिया बन जाए, और अगर वो प्राथमिक जरिया बन जाएगा तो निश्चित रूप से वो फिर खेती को और या अन्य अपनी चीज़ों को द्वितीय स्थान दे देंगे और प्राथमिक स्थान पर्यटन का हो जाएगा और उसी के माध्यम से धन कमाने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, मैं वो भी जोड़ना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के लेवल पर की जाने वाली चीज़ें हैं, सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नेंस के लिए होती है और गवर्नेंस ही नहीं कर रही है, बाकी कितना ही कुछ कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इतना ज़्यादा होटल्स बने, इतना कंस्ट्रक्शन हुआ, इतना पहाड़ बिक गया, इतने पहाड़ के जिस्म पर फफोले आ गए, कैसे हुआ ये? किसने होने दिया ये? कहाँ थे भाई ये लोग? सो रहे थे क्या? जब ये 5 स्टार्स बन रहे थे तब कहाँ थे ये लोग? सवाल है, वी नीड टू हैव सम पॉलिसी अबाउट इट एंड प्रोफेसर रावत may perhaps enlighten more about it। I spoke to Dr. Girija Pandey and he told me that there is no such policy in this state। अभी तक हमने इंडस्ट्री के रूप में टूरिज्म को मान्यता नहीं दे पाए हैं, जबकि उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट आप लोग पढ़ते होंगे, शायद ऐसी इंडस्ट्री है जिसका मैक्सिमम मल्टीप्लायर इंपैक्ट है। माने 6-7 लोगों को एक साथ रोजगार देने की क्षमता है एक व्यक्ति में जो आता है एक पर्यटक के साथ। वो सब भी हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया है। चाहे वो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने वाला सस्टेनेबल टूरिज्म हो, वहनीय पर्यटन हो, चाहे वो रूरल टूरिज्म हो, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म हो, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट आज तक नहीं किया है। तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट से भी कुछ तो प्रत्याशा की जाती है, वो पैसा ना बांटे लेकिन गवर्नेंस तो करे जो उसका काम है। गवर्नेंस का मतलब है पॉलिसी बनाना, नीतियां बनाना और नीतियों को बनाकर किसी भी व्यवस्था को एक उचित रूप से चलाना। ये एक प्राथमिक कार्य है सरकार का, जो कि सरकार करती ही नहीं है। बहुत सी बातें हैं। आखिरी बात जो मेरे दिमाग में आती है मुझे यहां पर कहनी चाहिए वो ये है कि ये सब कुछ है अपनी जगह पर है। एक विश्वविद्यालय की हैसियत से एक विश्वविद्यालय समाज जिसमें अध्यापक हैं और विद्यार्थी हैं, हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस दृष्टि से आप के बीच में कितना इन बातों का प्रचार प्रसार हो सके और उसमें अगर ये दिन भी आता है और ये दिन उसके लिए सहायक हो सकता है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। और कभी भी माने एक राउंड द ईयर इस तरह की एक्सरसाइज चलनी चाहिए। जो हमारे अध्यापक हैं उन्होंने प्रयास करना चाहिए कि नई पीढ़ी में इस प्रकार का बीजारोपण किया जाए कि वे पर्यटन को जिस दृष्टि से देखें वो दृष्टि वो न हो कि किसी दिल्ली की एक कंपनी में जाकर हमें जिसको बच्चा ज्वाइन करने से पहले पूछता है कि साहब पिछला पैकेज कितना था, पिछला प्लेसमेंट कितना था। पहला सवाल बच्चा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आता है यही पूछता है साहब पिछला प्लेसमेंट कितना था और पैकेज कितना था। तो पैकेज और प्लेसमेंट और दिल्ली और इस तरह के माया जाल से बाहर निकलकर कम से कम जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों में तलाशने का अगर प्रयास करें तो शायद बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें कहीं बाहर से कोई एम्बेसडर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रांड एम्बेसडर की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ही सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हो। सो व्हाट वी नीड टू थिंक इज दैट व्हाट वी कैन डू एज ए यूनिवर्सिटी कम्युनिटी। और एक विश्वविद्यालय के परिवार के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस समुदाय के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा पर्यटन विभाग से आग्रह होगा कि वे इस प्रकार की कोई नीति लेकर सामने आए, क्योंकि नैनीताल के टूरिज्म पर जैसे सर ने बहुत ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा भी बताई हैं बातें, सच्चाई मैं तो उसे जेब काटने का धंधा कहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे पर्यटक उतरता है आके हल्द्वानी में, टैक्सी वाला उसकी जेब काटता है,
उसके बाद तल्लीताल पर उतरता है तो वो मेट जो है कुली वो उसकी जेब काटते हैं, उसके बाद एजेंट आ जाते हैं होटलों के, फिर होटल वाला सारा पैसा ले जाता है। पता चला नाव वाले के लिए, घोड़े वाले के लिए, उसके लिए कुछ बचता ही नहीं, दुकान वाले के लिए कुछ नहीं बचता। और वो टूरिज्म जिसको क्वालिटी टूरिज्म रावत सर कह रहे थे, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि आदमी आता था, एक बड़ी सी जीप, उसके पीछे ट्रेलर लगा हुआ है, कुत्ता बिल्ली भी उसमें बैठा हुआ है, और वो आके नैनीताल में ठहर गए, जीप एक जगह खड़ी हो गई, और उसके बाद वो 15 से लेकर और 30 दिन तक जितना भी रहेंगे वहां छड़ी लेकर ही माल रोड पर टहलेंगे, अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे। वो क्वालिटी टूरिज्म था। और आज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री माना जाता है, जो मेरी नजरों में सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आई पुट ए वर्ड ऑफ कॉशन, दिस इज गोइंग टू बी ए डेंजर इंडस्ट्री। क्योंकि जब जगह ही नहीं होगी, गाड़ियां चलाओगे कहां? कार्बन फुटप्रिंट की बात जो आप कर रहे थे, वो कार्बन फुटप्रिंट इतना ज्यादा अमास हो जाएगा कि आखिर में गवर्नमेंट को फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, सम कर्ब्स हैव टू बी पुट ऑन दिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और उसने एक बड़ा अच्छा माध्यम दिया है कि गाड़ी सैटरडे इवनिंग को उठाओ और नैनीताल पहुंच जाओ, संडे में नैनीताल हो लिए, और नैनीताल होने के बाद मंडे को वापस हो लिए। संडे को नैनीताल में कमरा आपको 10,000 रुपए में मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करिए, उस दिन अगर कमरा मिल गया तो। अब वही कमरा आपको मंगल और बुध में 500 रुपए 300 रुपए में भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्योरली जेब कतरी का धंधा है। आप 12 महीने की कमाई केवल जो है 46-45 दिन में ले लेना चाहते हैं, कैसे मुमकिन है? 365 दिन की कमाई का तरीका सोचना चाहिए, न कि केवल 45-46 दिन की कमाई का सोचना चाहिए। यह है नैनीताल का टूरिज्म। आज तक नैनीताल के होटल्स का टैरिफ तय नहीं है, नैनीताल की टैक्सीज का टैरिफ तय नहीं है, उनका किराया क्या पड़ेगा, उनका फेयर क्या पड़ेगा, वो तय नहीं, होटल्स का टैरिफ तय नहीं, ये हालत। तो मैंने बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में सोचे जाने की आवश्यकता है, और इसके लिए एक दिन नहीं बल्कि मेरे ख्याल से एक सेमेस्टर सोचिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, उन्हीं टर्म्स में बात की जा सकती है। और मैं अपने अध्यापक मित्रों से कहूंगा कि इन विषयों पर जिनके लिए आज आपको सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, माई सजेशन इज let us study it for one full semester। और इसमें अच्छे तरह से हम लोग अपने माने दिमाग में उन विचारों को बिठाएं, और उसके बाद वो विद्यार्थी जो बाहर आएंगे, निश्चित रूप से उनमें, उनके दिमाग में पर्यटन दिवस के प्रति शायद एक अलग प्रकार की सोच होगी। फिर पर्यटन दिवस नहीं होगा, पर्यटन पखवाड़ा नहीं होगा, बल्कि एक तरह से पर्यटन आपकी जीवन शैली का एक अंग हो जाएगा। वो सस्टेनेबल टूरिज्म होगा, वहनीय पर्यटन होगा, उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए, केवल पैकेज पर्यटन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में जितने विद्यार्थी यहाँ आए हैं, चूंकि बहुत आखिर में नौबत आई, मैं सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देने का काम इसलिए नहीं करूँगा, वो गंगोटिया जी को करना है, तो लेकिन स्वागत पहले नहीं हो पाया था। देखिए, हम मुक्त विश्वविद्यालय हैं, और मुक्त विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा है कि विद्यार्थी सीधे तौर पर यहाँ से जुड़ा नहीं होता है। आप लोग अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग अध्ययन केंद्रों में पढ़ते हैं, और अमूमन मुक्त विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों से कोई भी संपर्क बना नहीं पाता है। ये विश्वविद्यालय इस मामले में एक अपवाद है, जहां विद्यार्थियों से सीधा संवाद कई रूपों में बनाया जाता है, और इसी प्रक्रिया के तहत आज आप यहां पर इकट्ठे हुए। अभी मैं और प्रोफेसर गिरिजा पांडे बाहर गए हुए थे, रास्ते में हमारी बात हो रही थी कि क्यों ना हम एनएसएस का कॉन्सेप्ट शुरू करें, और वो भी शायद इसी कड़ी में एक प्रयास होगा कि किस तरह से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सके, प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ा जा सके। शायद ऐसी और भी न जाने कितनी पहल हो सकती हैं, कितनी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हम कभी कभी मिलते हैं, लिहाजा आपका स्वागत करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, और आप सभी को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय आपका है, और आप इस विश्वविद्यालय से अधिकतम लाभ उठाइए। जहां पर भी आपको काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, किसी अन्य प्रकार की कठिनाई होती है, तो बड़े आसानी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या दूर हो सकती है। हमारे कपिल जोशी साहब ने और प्रोफेसर रावत, चूंकि उनके बारे में तो ये हम कह सकते हैं कि वो हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं इस सिस्टम में भी, और इससे पहले के सिस्टम में जहां मैं था कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, वहां भी न केवल एक सीनियर रहे बल्कि बड़े भाई के रूप में उन्होंने हम सबको प्यार दिया है और मार्गदर्शन किया है हमारा। तो आप दोनों लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस विश्वविद्यालय में। और रावत सर चूंकि काफ़ी अरसा यहाँ रहे हैं, उनका अपना घर है,
और ये घर उनसे हमेशा गाइडेंस की अपेक्षा रखता है, उनसे गाइडेंस के लिए उनकी तरफ देखता है। तो सर मैं यही कहूँगा कि बीच बीच में आते रहा करिए, ऐसा नहीं कि जब बुलाया जाए तब आप आएँ, आप जो हैं हमेशा यूं ही चले आया करें टहलते हुए, और शायद वो बहुत सुखद आश्चर्य होता है हम लोगों के लिए आपके साथ कुछ मिनट बैठना, आपके ज्ञान के उस वारिधि में से 2-4 बूंदें ले लेना हमारे लिए बड़ा लाभदायक होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय कुलपति जी यहाँ नहीं हैं, उनकी ओर से भी मैं यहाँ उपस्थित तमाम अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी विद्यार्थियों को इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय आपकी मदद के लिए है, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए है। हमारा लगातार यही प्रयास रहेगा और इसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।